हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है जिंदगी बेटियों का। बेटी अब ससुराल ही तेरा घर है, मायके में तो तू मेहमान है। यही कहा था ना माँ। जिसके साथ गठबंधन कर रिश्ता जोड़ा था वह तो हर दूसरे दिन चोटी पकड़कर घर से निकल जाने की धौंस देता है। बता ना माँ, तू किस घर की बात कर रही थी? क्या ऐसा ही होता है घर? जानती है माँ, मैं ये पत्र तुझे क्यों लिख रही हूँ? इसलिए कि छोटी बहन मान्या को ये शिक्षा मत देना, उसको मेहमान बताकर उसका हक मेरी तरह समाप्त मत कर देना। माँ, मैं तो तेरी सीख मान अंतिम सांस तक संघर्ष करूँगी। मेहमान बनकर भी तेरे पास नहीं आऊँगी। पर मान्या भोली है माँ, वो मेरे जैसे दर्द को शायद ना सहन कर पाए। पत्र पढ़कर मालती हतप्रभ हो गई। पत्र पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पत्र का एक एक शब्द उसकी बच्ची के दर्द को उगेर रहा था। उसके सामने ऋतु का बचपन, किशोरी और युवा स्वरूप घूम गया। पूरे घर का खिलौना थी ऋतु। हर कोई उसे अपने गोद में रखना चाहता था। ऐसी लाडली ऋतु थोड़ी बड़ी हुई तो पूरे घर में कुलांचे मारती फिरती। घर में अपने कमरे के साथ साथ सारे घर की हर चीज को करीने से रखना उसकी हॉबी थी। अधिकार से अपने पापा को भी घर को साफ रखने की नसीहत देने से नहीं चूकती और सब उसकी बात मानते। और बड़ी हुई तो अपनी छोटी बहन मान्या को पढ़ाई का ध्यान रखने लगी। शाम के समय ऋतु पास की दलित बस्ती में गरीब बच्चों को भी 2 घंटे पढ़ाने जाती। अपनी पढ़ाई के साथ घर के काम में भी माँ का हाथ बटाने लगी। उसके पिता अक्सर कहते कि बिना ऋतु के तो घर घर नहीं लगता। एक बार कॉलेज से ट्रिप पर 2 दिन को ऋतु क्या गई, पूरा घर सुनसान हो गया। 2 दिन ऐसे लग रहे थे मानो कई वर्ष हो गए हों। बेटी है पर जिंदगी भर साथ तो नहीं रख सकते ना। अवनीश से उसकी शादी तय कर दी गई। अच्छी जॉब, हैंडसम पर्सनालिटी के स्वामी अवनीश को ऋतु और ऋतु को अवनीश भा गए। दोनों की शादी कर दी गई। पूरे परिवार में उल्लासपूर्ण वातावरण था। विदाई के समय ही रोते रोते मालती सभी की तरह ही बेटी को शिक्षा दे रही थी कि ससुराल ही अब तेरा घर है, यहाँ तो तू अब मेहमान बन के ही आएगी। कुछ ही दिन बीते होंगे कि एक दिन अवनीश देर रात से आया ही, लेकिन शराब पीकर। यह ऋतु के लिए अप्रत्याशित था। उसने स्वाभाविक रूप से विरोध किया। नतीजा, नशे में धुत अवनीश ऋतु पर हाथ छोड़ बैठा। ऋतु के लिए तो एक झटका था। किसी प्रकार रात बीती। सुबह अवनीश ऋतु से माफ़ी मांगता रहा, फिर शराब न पीने की कसम खाई। पहली बार की घटना को ऋतु ने भुलाने का प्रयास किया। 1 सप्ताह भी नहीं बीता था कि घटना की पहले की तरह फिर पुनरावृत्त हो गई और उसके बाद तो दूसरे तीसरे दिन का किस्सा हो गया। ऋतु ने कभी इस प्रकार का न तो वातावरण देखा था और न ही व्यवहार। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था वह करे तो क्या करे। सास ससुर से कुछ छिपा नहीं था, पर वो बेबस से बस देखते रहते। अवनीश को रोकने या कुछ कहने की कोशिश करते तो अवनीश उनसे भी बदतमीजी से बोलता, जिससे वो भी सहम कर पीछे हट जाते। दुखी होकर ऋतु ने भी माँ को चिट्ठी लिख तो दी, पर उससे कुछ समाधान तो होना नहीं था। पत्र पाकर माँ पिता तुरंत ऋतु को अपने साथ लिवाने आ गए। उनके सामने अवनीश फिर माफ़ी का नाटक कर फिर वैसा न होने की कसम खाने लगा। ऋतु जानती थी कुछ होना जाना नहीं है, फिर भी चुप रही। उसने अपने माता पिता को वापस भेज दिया। ऋतु ने निश्चय कर लिया कि वो अपने अधिकार को न छोड़कर यहीं रहकर संघर्ष करेगी। ऋतु ने समझ लिया कि अवनीश सरलता से सुधरने वाला नहीं। इसी कारण उसने अब अवनीश के विषय में सोचना ही बंद कर दिया। सबसे पहले उसने आत्मनिर्भर होने का प्रयास किया और नौकरी ढूंढनी प्रारंभ कर दी। कुछ दिनों में उसे शिक्षिका के रूप में नौकरी मिल गई। ऋतु ने अपने को उसमें झोंक दिया। अवनीश का रवैया अब भी वैसा ही था, पर अब ऋतु उसका न विरोध करती थी और न सामने पड़ती थी। एक आध बार अवनीश ने ऋतु से उलझने का प्रयास किया तो ऋतु ने अपने सास ससुर के सामने साफ कह दिया कि अगर उस पर हाथ उठाने की हिम्मत की गई तो वह पुलिस को बुलाएगी। यह धमकी कारगर साबित हुई। उसके बाद से अवनीश ऋतु से कतराने लगा। ऋतु ने अब फिर से 1-1.5 घंटा बच्चों को भी मुफ्त में पढ़ाना शुरू कर दिया। ऋतु का अवनीश से अब कम ही सामना होता था। अवनीश से ऋतु की उपेक्षा सहन नहीं हो पा रही थी। उसे शायद अपनी जाति का एहसास होने लगा था। घर में सबकी जिंदगी मशीन जैसी हो गई थी, सब मानो रोबोट हो। अवनीश का
मन कभी रितु से बात करने को करता भी तो उसका पुरुषत्व अहंकार उसके सामने खड़ा हो जाता। एक दिन अवनीश घर आया तो दरवाजे के पास ही चक्कर खाकर गिर पड़ा। रितु तब घर में ही थी। आवाज़ सुनकर वो बाहर आई तो अवनीश को अचेत अवस्था में पड़े देख उसने किसी प्रकार उसे पलंग पर लिटा दिया और डॉक्टर को फ़ोन कर उसके तलवे पर मालिश करने लगी। अचेत अवस्था में पड़े अवनीश को उसने बहुत दिनों बाद भरपूर निगाहों से देखा। आज उसने शराब नहीं पी हुई थी। रितु को ख्याल आ रहा था, सामने पड़ा यह व्यक्ति उसका पति है या है, तभी तो वह हक जता रही है, या ना हो तो। अपने सिर को झटक उसने इन विचारों से अपने को अलग कर लिया। इतने में डॉक्टर आ गए और उन्होंने अवनीश की जांच करके कहा कि किसी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। तनाव का कारण जानकर उसे दूर करने का प्रयत्न करने को कहा। साथ ही चेतावनी दी कि यदि अवनीश तनाव से नहीं उभरता है तो वह डिप्रेशन में जा सकता है। रितु ने बिना कुछ बोले अवनीश की सेवा करनी प्रारंभ कर दी। अवनीश को होश आ चुका था पर वह रितु से नज़र नहीं मिला पा रहा था। चोर निगाहों से रितु को देखता तो रहता पर कुछ बोल नहीं पाता। रितु निर्विकार रूप से अवनीश की देखभाल करती रही बिना बोले। तीसरे दिन रितु ने अपने स्कूल जाने के लिए तैयारी शुरू की तो अवनीश, जो अब काफ़ी ठीक था पर कमजोरी थी, रितु के जाने का एहसास हो गया था। वह बार बार करवट बदल रहा था। कुछ कहना चाहता था पर एक झिझक थी। रितु तैयार होकर जाने से पहले अवनीश के कमरे में आई और दवाई किस प्रकार देनी है बताने के लिए रितु ने रोज की तरह अपनी सास को माध्यम बनाकर बताने लगी। माँ जी, ये दवाइयाँ ऐसे ऐसे देनी है। वहाँ माँ नहीं है, ये रितु भी जानती थी और अवनीश भी। बस एक दूसरे से बोलने या ना बोलने का माध्यम ऐसे ही बना हुआ था। रितु जाने को मुड़ी ही थी कि अवनीश ने उसका हाथ पकड़ लिया और बहुत ही दयनीय अवस्था में बोला, रितु बस एक बार आखिरी मौका दे दो रितु, मैं तुम्हारी उपेक्षा सहन नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दो रितु, एक बार, बस एक बार। कहते कहते अवनीश रितु का हाथ पकड़कर फफक कर रो पड़ा। रितु भी आखिर थी तो उसकी पत्नी ही। बोली तो कुछ नहीं पर अपने हाथ को पकड़े अवनीश के हाथ पर रख वह भी रो पड़ी और फिर दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।